हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको करवा रहे हैं यूथ साइंस बुक के प्रैक्टिस सेट का सॉल्यूशन। ये जो यूथ की साइंस बुक है 101 राउंड एक्सप्रेस लाइन, इसके प्रैक्टिस सेट का हम आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आज हम आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 23 करवाने वाले हैं। इसके पहले हमने 22 सेट आपको करवा दिया है और सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। इन 25 क्वेश्चन में दोस्तों आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहला क्वेश्चन दोस्तों, दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोगित है? ऑप्शन ए हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर या ऑप्शन नंबर डी थर्मोमीटर। दोस्तों, दूध के घनत्व को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका? लैक्टोमीटर का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज डैश ने की थी? ऑप्शन ए एंटोनी लॉरेट लेवोइजियर, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी हेनरी केवेंडिश या ऑप्शन नंबर डी जॉन डॉल्टन। दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज जो है ये हेनरी केवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी केवेंडिश ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी दिए गए गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या -20 सेंटीमीटर है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दोस्तों, हम जानते हैं फोकस दूरी क्या होता है। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या का आधा। क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का आधा होती है हमारी फोकस दूरी। वक्रता त्रिज्या कितनी है दोस्तों? -20 है। अपॉन में 2 करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? 10 बार में जाएगा। तो -10 जो है इसकी फोकस दूरी हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को किसके प्रभाव से होती है? दोस्तों, दो माध्यमों के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना जो है किसके प्रभाव के कारण होती है बताना है। ऑप्शन ए प्रकीर्णन, ऑप्शन बी परावर्तन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी है प्रसरण। दोस्तों, दो माध्यम के मध्य सीमा पर प्रकाश के मुड़ने की घटना जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन। फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर क्या होता है? ऑप्शन ए उबल जाता है, ऑप्शन बी गल जाता है, ऑप्शन सी गर्म हो जाता है या ऑप्शन नंबर डी ठंडा हो जाता है। दोस्तों, फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर वह गल जाता है। क्या हो जाता है? गल जाता है। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम ने 50 वाट और 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक बल्ब खरीदा। इस बल्ब को 220 वोल्ट की आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर इसका प्रतिरोध क्या होगा? दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देखना है कि हमको दिया क्या क्या गया है। हमको 50 वाट दिया गया है। वाट दिया गया मतलब शक्ति का मान दिया गया है। पी कितना दिया गया है? हमको 50 वाट दिया गया है। विभवांतर कितना है दोस्तों? तो विभवांतर हमको 220 वोल्ट दिया गया है। कितना? 220 वोल्ट हमको विभवांतर दिया गया है। 220 वोल्ट हमको निकालना मान किसका है? तो आर का मान निकालना है। तो दोस्तों, शक्ति का फॉर्मूला ऐसा कौन सा जिसमें वी और आर दोनों आते हैं? तो हमको अभी हमने बताया था आपको स्टार्टिंग इसके पहले वाले सेट में P बराबर क्या होता है? वी स्क्वायर अपन आर एक फॉर्मूला होता है। V कितना है दोस्तों? 220 है तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई आर। आर निकालना है। और शक्ति कितनी हमारी? 50 वाट है। इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। 5 से इसको काटेंगे तो 44 बार ही कटेगा। 44 का मल्टीप्लाई 22 में करना है। किस में करना है? 44 का मल्टीप्लाई, 44 का मल्टीप्लाई हमको 22 में करना है। तो 2288 की 8 हाथ लिखा है 8, 2288 और 8 कितना हो जाएगा? 96। तो 968 जो है ओम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा? दोस्तों, हमको यहाँ पे समय निकालना है। तो दोस्तों, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। कार्य कितना हो रहा है? 1000 जूल हो रहा है कार्य हमारा। 1000 जूल हमारा कार्य हो रहा है। और समय कितना लग रहा है हमको दोस्तों? तो दोस्तों, समय हमको नहीं दिया गया है, समय हमको निकालना है। और पी का मान कितना है हमारे पास में? 50 वाट है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 5 से काटेंगे इसको तो 20 बार में।
तो 20 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो 20 सेकेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 वाट का बल्ब जब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय जो होगा ये 20 सेकेंड निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। E बराबर mc स्क्वायर नामक सूत्र की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग या ऑप्शन नंबर डी मेरी क्यूरी। दोस्तों E बराबर mc स्क्वायर नामक सूत्र की खोज जो है ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। किसने की थी? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्णीय, ऑप्शन बी कोशिका द्रव्य, ऑप्शन सी उल्ब या ऑप्शन नंबर डी फुफ्फुसी। दोस्तों केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद झिल्ली को जो है कोशिका द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव्य। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां मोटी होती है। तो किसके जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्ति मोटी होती है ये बताना है। ऑप्शन ए लिग्निन, ऑप्शन बी क्यूटिकल, ऑप्शन सी पेक्टिन या ऑप्शन नंबर डी सुबेरिन। तो दोस्तों लिग्निन के जमाव के कारण, किसके कारण? लिग्निन के जमाव के कारण दृढ़ उत्तक की कोशिका भित्तियां कैसी होती है? तो मोटी होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए झुर्रीदार बीज, ऑप्शन बी हरी फली, ऑप्शन सी गोल फली और ऑप्शन नंबर डी गोल बीज। तो मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार बीज का गुण नहीं पाया जाता है मटर के पौधे में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्विपद नाम पद्धति को किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए क्लाउड लुई बर्थोले, ऑप्शन बी जॉन डॉल्टन, ऑप्शन सी दिमित्री मेंडलीफ, ऑप्शन डी है कैरोलस लिनियस। दोस्तों द्विपद नाम पद्धति को जो है कैरोलस लिनियस ने प्रस्तुत किया था। किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोडलिंग, ऑप्शन बी गोसलिंग, ऑप्शन सी फिगरलिंग या ऑप्शन नंबर डी हैचलिंग। दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को जो है हैचलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैचलिंग। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव इनमें से किससे नहीं पचा सकता है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी अमीनो अम्ल और ऑप्शन नंबर डी ग्लाइकोजन। तो दोस्तों मानव जो है सेलुलोज को पचा नहीं सकता है। किसको? सेलुलोज को। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीले की भित्ति आलिंद की भित्ति से डैश होती है। ऑप्शन ए मोटी, ऑप्शन बी छोटी, ऑप्शन सी पतली या ऑप्शन नंबर डी बड़ी। दोस्तों नीले की भित्ति जो होती है यह आलिंद की भित्ति से मोटी होती है। क्या होती है? मोटी होती है। तो बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डैश दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। ऑप्शन ए डेंड्रॉइड, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी एक्सॉन या ऑप्शन नंबर डी प्रमस्तिष्क मेरुद्रव। दोस्तों दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है हमारा सिनेप्स। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? ऑप्शन ए कम इंसुलिन स्त्राव, ऑप्शन बी कम थायरोक्सिन स्त्राव, ऑप्शन सी कम एस्ट्रोजन स्त्राव या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मधुमेह जो है ये कम इंसुलिन स्त्राव का परिणाम है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए जैविक खेती, ऑप्शन बी वर्मी कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी यूट्रोफिकेशन या ऑप्शन डी है कीट कास्टिंग। दोस्तों केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? दोस्तों कक्ष कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं के, एल, एम और एन। ये कक्ष होते हैं दोस्तों। के में एन की संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। एल में एन की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। एम में एन की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। और एन में एन की संख्या जो है ये 4 होती है। और अधिकतम संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो 2n² से हम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या निकालते हैं। अब दोस्तों इसने बोला है एम कक्ष में, और दोस्तों एम कक्ष में एन की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। तो एन का मान यहाँ पे कितना रखेंगे? हम 3 रखेंगे। तो 2 × 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 दूनी 18। तो एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 18 होगी। ऑप्शन नंबर सी वाला। कितना वाला? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए समूह 16, ऑप्शन बी समूह 2, ऑप्शन सी समूह 17 या ऑप्शन नंबर डी समूह 18। तो दोस्तों समूह 2 जो है ये धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सोडा एसिड अग्निशामक यंत्रों में उपयोग किया जाने वाला लवण है।
ऑप्शन ए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम हाइड्रोक्साइड या ऑप्शन नंबर डी सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों सोडा एसिड अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाता है किसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, मतलब किसका? बेकिंग सोडे का उपयोग किया जाता है सोडा एसिड अग्निशामक में। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी कैल्शियम या ऑप्शन नंबर डी पारा। तो दोस्तों पारा धातु जो है ये कमरे के तापमान पर तरल रूप में होती है। अधातु की बात करें तो ब्रोमीन धातु जो है ये क्या होती है? तरल रूप में होती है। ब्रोमीन धातु आपको याद रखना है अधातु के रूप में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है। ऑप्शन ए हेप्ट, ऑप्शन बी ब्यूट, ऑप्शन सी प्रोप या ऑप्शन नंबर डी एथ। दोस्तों 4 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग है हमारा ऑप्शन नंबर बी ब्यूट। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाने पर इनमें से कौन सा यौगिक बनता है? ऑप्शन ए लेड कार्बाइड, ऑप्शन बी लेड आयोडाइड, ऑप्शन सी लेड नाइट्राइड या ऑप्शन नंबर डी लेड ऑक्साइड। दोस्तों जब लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ मिलाते हैं तो लेड आयोडाइड का निर्माण बनता होता है। किसका? लेड आयोडाइड यौगिक का बनता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए यह शुष्क है लेकिन ठंडी है, ऑप्शन बी यह CO2 का समस्थानिक है, ऑप्शन सी जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, और ऑप्शन नंबर डी है यदि इसे ठंडा किया जाए तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों ठोस CO2 को शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के सारे 25 क्वेश्चन। इन 25 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।